हाँ भाई, ऑल कंफर्टेबल। ठीक है, आज अपन जो पहला अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था में दो वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से? पहला है भाई ये राज, ठीक है, और दूसरा है व्यवस्था। हालांकि अगर अपन इंग्लिश वर्ड को तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं निकल रहा है, लेकिन मतलब यही निकलेगा। देखते हैं कैसे। इस राज का मतलब है राज्य से। राज्य यानी कि होता है स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है, ये हम समय के साथ अपने आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि स्टेट क्या होता है। मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट, ठीक है, उसको अभी के लिए स्टेट मान लो। हालांकि स्टेट एक अलग डेफिनेशन है बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें कुछ समझना है तो कहीं ना कहीं से कुछ मानने से शुरू करना पड़ता है। तो जानने की कहानी क्या है, मानने से शुरू होती है। तो अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ही स्टेट है। और दूसरी क्या है? व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस चीज को चलाया कैसे जाएगा, एक गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाएगा। तो उसकी जो पढ़ाई होती है उसको कहते हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था। ठीक है, इस शब्द में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो अब जैसे सारी दुनिया की कहानियां शुरू होती हैं वैसे ही इसकी भी कहानी शुरू करते हैं। तो अब आराम से अपने नोट्स नीचे रख दो। कोई अब थोड़ी देर बाद आपको टाइम आएगा कि जब कुछ लिखना पड़े। सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, पिछली बार भी हमने खूब सारी कहानियां सुनी थी, तो इस बार इस कहानी से शुरू करते हैं। शिव जी जो हैं वो अंतर ध्यान बैठे हुए हैं योग में। उसी अंतर ध्यान अवस्था में विष्णु जी जो हैं वो क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं। विष्णु जी को एक सपना आता है, उनकी नाभि में से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जैसे सुने होंगे आपने नाम, गैलेक्सी, स्टार्स और ऐसे इन सब की रचना होती है। ऐसे ही प्लैनेट्स की रचना होती है, ग्रहों की रचना होती है, धरती की रचना होती है। धरती के ऊपर पानी की रचना होती है। उस पानी से जीवन शुरू होता है। जीवन शुरू होता है। अब आगे और क्या कहते हैं कि भाई इंसान को रचा गया। उस इंसान को रचा गया और हम वही इंसान और इंसान की पीढ़ियां हैं। ये तो था जो ग्रंथों में बताया जाता है। लेकिन हमारी इस पढ़ाई का जो सोर्स है ना, वो इंडिया नहीं है। ये जो पूरी पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो सोर्स है ना वो यूरोप है। अब वहां की कहानी कुछ अलग होगी। तो वहां ऐसे है कि भाई ईश्वर ने इस धरती दुनिया को बनाया, जो क्रिश्चियंस की कहानी है। फिर उसके बाद उन्होंने इंसान को बनाया। ऐसे ही इस्लाम के अंदर आता है कि भाई अल्लाह ने सारी सृष्टि की रचना की, फिर आदम और हवा को बनाया और इस दुनिया की शुरुआत करा दी। आप सब भी यही सुनते आए होंगे। लेकिन एक और कहानी है जो शायद आपने सुनी हो कि इंसान जो है वो बंदर से जाके विकसित होके इंसान बना। तो इन दो कहानियों में एक विशेष चीज का फर्क है, वो है अप्रोच का फर्क। एक कहानी यह देख रही है कि इस दुनिया की रचना की गई है, यानी दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और जो दूसरी कहानी है वो कह रही है कि द वर्ल्ड वॉज इवॉल्व्ड। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। पहले पानी, पानी के अंदर मछली बनी, मछली के बाद कुछ ऐसे क्रिएचर बने जो जल में भी रह सकते थे, थल पे भी रह सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे और एवोल्यूशन हुआ, बंदर बना, बंदर से इंसान बना। फर्क समझ में आ रहा है इन दो बातों के बीच में? ये दो खास अप्रोच चलती हैं, जिसको पहली को कहते हैं क्रिएशनिस्ट अप्रोच, जिसके अंदर की यह माना गया है कि सृष्टि का निर्माण हुआ है या क्रिएशन हुआ है। सृष्टि कहीं से इवॉल्व नहीं हुई है, ये दुनिया सिर्फ ईश्वर की इच्छा से बन गई है। दूसरी जो है वो है एवोल्यूशनरिस्ट अप्रोच। ये कहती है कि सृष्टि क्यों बनी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बनने की पूरी जो प्रक्रिया है ना वह इवोल्यूशन के थ्रू आई है। इवोल्यूशन यानी धीरे 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 हर एक चीज इवॉल्व होती है, अपना नया स्वरूप लेती है।
फिर उसके बाद हमें आज ये देखने को मिली। इसका सबसे पहला प्रोपाउंडर या पहला कहने वाला कौन था? वो था चार्ल्स डार्विन। डार्विन की हमने थ्योरी सुनी होगी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर वो ये बात बताता है कि भाई हम इंसान सीधे इंसान नहीं बने हैं, जैसा कि पहले क्रिश्चियनों की मान्यता थी या हिंदुओं की मान्यता थी या मुसलमानों की मान्यता थी। वो कहता है कि एकदम से हम इंसान नहीं बने, इंसानों का अस्तित्व तो कोई 5 लाख साल पहले ही आसपास आया है। इससे पहले तो सिर्फ पृथ्वी पे बंदर ही थे। उन बंदरों में से ही कुछ बंदर चलने लग गए, यानी पेड़ से नीचे आ गए। उनको उसने पहले एस्ट्रोल अलग आगे के साइंटिस्ट ने बताया कि भाई उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा नाम रखा गया, यानी वह बंदर जो चलने के योग्य थे, सीधे खड़े होकर चल रहे थे। फिर उसके बाद होमो हैबिलिस बने, जिन्होंने अपने हाथों से टूल्स का यूज करना शुरू किया। फिर हम होमो सेपियंस बने, जो आज हमारी प्रजाति है। तो इस तरह सब प्रजाति इवॉल्व होके आई है। थोड़ा थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन बात बहुत सिंपल है। जो अपन कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें जो पर्सपेक्टिव है वो कहता है चीजें निर्मित हुई हैं, और दूसरा कहता है कि निर्मित नहीं हुई हैं, ये इवॉल्व हुई हैं। ये फर्क समझ में आया छोटा सा? तो अब हमें किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है? तो आज का जो मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक है वो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई को करता है। तो ये जो पूरी पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम इस पर्सपेक्टिव से चलेंगे, या आगे कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे ना पूरी अपनी तैयारी में, तो वो इस पर्सपेक्टिव से चलेंगे और इस पर्सपेक्टिव से नहीं चलेंगे। इस पर्सपेक्टिव का सिर्फ इतना मतलब पड़ेगा जैसे कोई चीज याद रखने के लिए कुछ किस्से कहानियां होते हैं, उस तरह से इसको पढ़ लेंगे बस। पॉइंट समझ में आया क्या मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हमारी सब्जेक्ट पे आते हैं हम वापस कि इसका यहां क्या कहना। तो अब हमारी सब्जेक्ट को क्योंकि हमें एवोल्यूशनरिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। पर्सपेक्टिव का मतलब समझते हो ना, यानी किस के देखने का तरीका, किस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, आपके समझ आ रही है चीज? चलो तो अब हम देखते हैं पॉलिटी के अंदर कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। तो मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछता हूं, तो यही एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में। आपको क्या लगता है कि ये जो दुनिया है ये आज जैसी हमें दिख रही है, ये राज्य दिख रहा है, सरकार दिख रही है, पहले दिन से ही ऐसी थी? तो कोई आइडिया कि कैसी होगी सबसे पहले सरकार? सरकार की जरूरत क्या पड़ी होगी? क्यों चाहिए सरकार? होने लग गए थे ना। क्यों होंगे कॉन्फ्लिक्ट? आपके घर में सरकार है, आप पहचान नहीं रहे हो, लेकिन सरकार तो है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे है। क्योंकि अभी की तौर पे हम सरकार, अपने आप को जब भी कभी हमें किसी चीज की स्टडी करनी होती है ना, सबसे पहले उसके बेसिक शब्दों को सवाल करो कि इसका अर्थ क्या होगा। अब एक होता है अर्थ जो हम हमेशा से मानते आए हैं, लेकिन आमतौर पे जो हम हमेशा से मानते आए ना, वह आमतौर पर अर्थ होता ही नहीं है। उसका अर्थ बहुत गहरा होता है, लेकिन मानव क्या है, अपनी सुविधा अनुसार अर्थों को ग्रहण कर लेता है। कोई भी चीज है जिसका बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब है ना, उसको इंसान एक छोटा सा मतलब रख के अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा, हाँ भाई इसका तो यही मतलब है। वैसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार से आप क्या समझते हैं? क्या? अब वही स्टेट से क्या समझते हैं? तो अगर स्टेट से स्टेट समझते हैं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, स्टेट है क्या आपकी नजरों में? चलो ये भी छोड़ो क्या है, ये तो एक क्योंकि क्या है, बहुत लंबा एक टॉपिक है कि स्टेट है क्या। इस पे बहुत सारे विचारों को अलग अलग मंथन है कि भाई कोई एक समझता है स्टेट ये होनी चाहिए, कोई एक समझता है नहीं स्टेट ये होनी चाहिए। हम छोटी छोटी चीजें समझते हैं कि स्टेट की जरूरत क्या है। अगर जो भी चीज हम हमारे दिमाग में समझ रहे हैं ना कि स्टेट ये होता है, उसकी जरूरत ही क्या है। तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं फिर से कि मान लो कोरोना काल चल रहा है, सारी दुनिया हो गई खत्म। अब अपन लोग जो यहाँ बचे हुए हैं बस यही इस कॉलोनी में उतने ही लोग बचे। तो अब सबसे पहली जो एक छोटी चीज है जो कुछ हम यहीं अभी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अगर आप लोगों को भूख लगी तो क्या करोगे? खाना बचा कहाँ, कोरोना खत्म हो गया सब। पेड़ से फल खाएंगे, और खेती तो 4 महीने बाद रिजल्ट देगी। 4 महीने तक क्या खाओगे? नहीं, जैसे अभी आ रहे हैं कुछ, मान लो इक्का दुक्का पे वो खा लिए, फिर वो तो 10 दिन में खत्म। अब
क्या बनाएंगे? फिर तो मांस मछली खाने लगेंगे। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। तो यानी फिर किसी दूसरे जानवर को खाएंगे। तो दुनिया जब शुरू हुई होगी, इंसान जब इंसान बना होगा, तो सबसे पहले उसका भोजन क्या होगा? मैं इसके लिए एक वर्ड यूज कर लूं, हाँ। हंटिंग। इसी के साथ साथ गैदरिंग। गैदरिंग यानी कहीं फल मिल रहे हैं तो फल इकट्ठे कर लाया, कहीं रूट्स मिल रही हैं खाने के लिए तो रूट्स ले आया, जो कुछ खाने लायक लगा उसको उठाया और गैदर कर लिया। तो उसको मैं हंटर एंड गैदरर कह सकता हूं, सबसे पहले प्रिमिटिव इंसान को कह सकता हूं, बहुत आसान। अब ये बताओ, ये प्रिमिटिव इंसान जो होगा, इसकी एक फैमिली होगी या इसका पूरा एक देश होगा? बताओ, फैमिली होगी या देश होगा? देश तो नहीं होगा उसका। ऐसा कैसे पता चला आपको कि उसको देश जैसी कोई चीज पता नहीं होगी? वो तो आया ही अभी दूसरी का नहीं, मतलब। वो हाँ, वो इवॉल्व हो गया तो अब उसके दिमाग में कोई देश जैसी संरचना है, लेकिन घर जैसी संरचना तो है। ये तो पता चल रही है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉक्सिमिटी थी, अपनापन था आसपास में, कि भाई चार लोग मुझे दिख रहे हैं तो मैं इन चार लोगों को फैमिली कहता हूं, यानी मैं इनको अपना घर कहूं। घर के बाद थोड़े दिन बाद कुल, कुल जैसी अवधारणा आ सकती है। कुल, कुल समझते हो? जैसे तुम्हारा कुल क्या है, उनका समझ, किस कुल का आदमी है, किस गोत्र का आदमी, कुछ भी। थोड़े दिन बाद जब उसके 5 लोग 50 बन गए होंगे, जो उसके बेटों के बेटे, उनके बेटे, ऐसे बेटों के बेटों के बेटे, ऐसे कुछ लोग एक इलाके में आ गए होंगे, तब उसकी अवधारणा और बड़ी हो गई होगी, उससे पहले तो नहीं होगी। तब भी वो राष्ट्र जैसी चीज या देश जैसी चीज तो नहीं सोच पा रहा होगा। तो इंसान, अब बहुत ध्यान से समझना, जब मिनिमम एक फैमिली भी बनाई है ना उसने, इस फैमिली के अंदर भी अगर इस दुनिया में एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान, तो क्या उसको कोई नियमों की जरूरत पड़ेगी? लेकिन दो लोग हैं तो हाँ पड़ेगी। पड़ जाएगी अब नियमों की जरूरत। और सोच लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे अपन स्टोरी से ही ले लेते हैं, जो एडम और ईव, या आदम या हवा या मनु की जो भी पत्नी थी वो, ठीक है? तो अब ये दो लोग हैं इस पृथ्वी पे, तो अब इन दो लोगों को नियम की आवश्यकता पड़ेगी क्या, हाँ और क्यों पड़ेगी? क्योंकि फिर लड़ाइयाँ होने लगेंगी ना उनकी। मतलब तुम ये मान रहे हो कि नियम नहीं होंगे तो लड़ाई तो होगी? हाँ लड़ाई किस विषय पे होगी? कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। अच्छा, मतलब बात मनवाना बहुत जरूरी है ना? यानी मैं इसको ये कह दूं, बात तो छोड़ो, बिहेवियर को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, और ये हर इंसान के अंदर है, वो चाहता है दूसरे का बिहेवियर कंट्रोल करे। ये तो बहुत जरूरी चीज है। ये कब से आ रही? अभी मैंने कुछ जादू की चीज नहीं फेंकी है, मैं बोल रहा हूं अभी तो सिर्फ आदम और हव्वा ही है, यानी अभी सिर्फ मनु और मनु की पत्नी है, जो भी उनका नाम रख लो, पत्नी मनु, ठीक है, पीएम नाम रख ले, तो मनु और पीएम है, बस दो लोग हैं। लेकिन दो लोग में भी दूसरे का, खुद का नहीं, दूसरे का बिहेवियर कंट्रोल करने की इच्छा बहुत प्रबल है इंसान के अंदर। इस बिहेवियर को कंट्रोल करने की इच्छा का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करूं? तो मैं कहूं, एक नियम बना देते हैं। नियम मतलब, पहला नियम ये कि भाई बाहर से जितने जानवर मार के लाने वो तुम लाओगे, अंदर घर में मैं पका दूंगी। एक नियम तो बन गया। लेकिन नियम के साथ एक दिक्कत है, दूसरा मान ही नहीं तो फिर नियम तो पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। इस बात को दिमाग में रखना कि इसका मानना बहुत जरूरी है। तो अब एक मैं आपको बहुत आगे ले चलता हूं, बहुत ज्यादा आगे। अभी एकदम शुरू में चल रहे थे हम, कहा जब धरती बन गई है और पहला आदमी आ गया है, ठीक है, कैसे भी आया हो, आदमी भी आ गए और औरत भी आ गई है, ठीक है। चलो, अब ध्यान से समझना, अब मैं इसको बहुत आगे ले आता हूं। अपन चलते हैं 1930 में। कुछ कुछ तो आपको पता होगा, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। उसमें गांधी जी ने सिर्फ यही कहा था, अच्छा, अंग्रेजों को हमारे ऊपर कानून बनाने नहीं मान रहे हम इनके कानून, यही तो बात हुई। नहीं मान रहे, अगर मैं तुम्हारे नियमों को मानू ही नहीं, तो क्या तुम्हारा पूरा राज्य कोलैप्स हो जाएगा? तो हम दिमाग में न जाने कितनी बातों को मान के चल रहे हैं, तब मानव समुदाय एकत्रित, इकट्ठा होकर रह पा रहा है। अब जो भी समझदार इंसान होगा उसके दिमाग में एक सवाल आएगा, इकट्ठा रहना क्यों है? क्यों रहना है इकट्ठा? बताओ।
क्योंकि इंसान की शक्ति एकत्रित होने से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ जाती है। जो चीज एक आदमी नहीं हासिल कर सकता वो 100 आदमी मिलकर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में एक कार बना सकता है? नहीं। वहीं 1000 आदमी मिलके एक फैक्ट्री डाल के लोहा भी ले आएंगे, कार भी बना देंगे, पेट्रोल भी ले आएंगे, सब चीज ले आएंगे। तो यानी अगर हमें प्रगति करनी है तो साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंटेलेक्ट है ना, ह्यूमन इंटेलेक्ट, वो कलेक्टिव विजडम का नतीजा है। एक साथ लोगों की समझदारी जब एकत्रित हुई तब जाके वह कुछ प्राप्त करने योग्य बना। इस बात को समझ रहे हो? यानी एक बड़ी इंसान हमेशा कोशिश कर रहा है कैसे ना कैसे एक बड़ी यूनिट बनाऊं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रेन एकत्रित हो सके, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट एकत्रित हो सके, ज्यादा से ज्यादा काम किए जा सके। तो ये इच्छा भी इंसान के अंदर रही, जैसे नियम बनाने की इच्छा रही। अब इस सब को वापस से गोल करते हैं, फिर से इस नियम पे आते हैं। फिर आप ये समझोगे कि मैं ये नियम क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा अगला जो टॉपिक है ना, जो राज व्यवस्था की पहली सीढ़ी है और जो पॉलिटी की पहली सीढ़ी है और जो अपनी इस पूरी तैयारी, आरएएस की तैयारी की पहली सीढ़ी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मैं एकदम से शब्द को आपके मुंह पे फेंक देता, आप यही नहीं समझ पाते है क्या चीज। ठीक है, तो अब हेडिंग डालें, लिखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस कुछ विचार मैंने अभी तक आपको बता दिए, उन विचारों से ही आगे बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतनी हेडिंग डालना टॉप पे, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। अब आप में से कितने लोग 10th पढ़ के आए हो? ऑलमोस्ट सभी आए, नहीं तो ग्रेजुएशन कैसे करते? ये तो मूर्खता वाला सवाल है सर, है ना? मूर्खता वाला सवाल नहीं है, क्योंकि आप 10th पढ़ के आए हो आपकी नजर में, तब ये शब्द आया था। बताओ फिर इसका मतलब है। तब हमने सर क्वेश्चन थोड़ी पूछा था, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करनी थी बस। और जो वहां लास्ट में लिखा था डेफिनेशन रटी और उल्टी करके आ गए एग्जाम में, यही हुआ। तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर राज्य क्या होगा, राज्य कैसा होगा, राज्य के अंदर लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, और जितने भी वो जो नियम है, जो बेसिक नियम है, जरूरी से जरूरी, वे सब चीजें लिखी हुई हैं कि ऐसे एक देश को चलाया जावे, कि ऐसे चलना चाहिए एक देश। यानी इसमें आकांक्षाएं भी हैं कि ऐसा देश हो। असल में कैसे चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं किन लोगों की? जिन्होंने ये संविधान बनाया था। तो ये एक एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट? एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी। तो यह एक आकांक्षी दस्तावेज है। आकांक्षी क्या होता है बताओ? आकांक्षी क्या होता है? इच्छा रखना, आकांक्षा करना। जो उन लोगों ने आकांक्षा की कि हमारा देश ऐसा हो, तो उसके लिए जो नियम जरूरी थे ना, उन नियमों को लिख के चले गए, या जो सिद्धांत जरूरी थे उन सिद्धांतों को लिख के चले गए कि हमारे बच्चे आगे इस तरह से अपना देश चला लेंगे। लेकिन देश एक दिन में नहीं बनता, ऐसे ही संविधान भी एक दिन में नहीं बना। संविधान बनाने की भी प्रक्रिया रही। अब इस संविधान पे आए उससे पहले वापस उसी खेल पे चलते, नियम पे। ठीक है, हेडिंग यही कॉन्स्टिट्यूशन ही डाल के अपना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और है नहीं, एक रूल बुक ही है। ठीक है, ये मोटा मोटा अगर आपके दिमाग को समझाना चाहूं तो मैं एक रूल बुक है, ऐसी रूल बुक जिससे देश चलेगा। लेकिन वापस से उसी पे आते हैं, रूल क्या होता है? और इस नियम का क्या मेन काम है? टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, यही तो था नियम।
कि कैसे ह्यूमंस के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। आप ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे यहां से और संविधान तक की आपकी जर्नी क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो दो लोगों के बीच में नियम ही बने होंगे और शायद एक दूसरे के वचनों की प्रधानता बहुत ज्यादा होगी कि हाँ आप कह दिया है तो मान लेंगे। ये डाउट नहीं करते होंगे लोग, लोग आमतौर पे सत्य शायद बोलते होंगे। तो जो एक और चीज आपने सुनी है कि चार वो होते हैं युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग के लोगों की क्या विशेषता रही पता है? कि वो सत्य बोलते थे। तो शुरुआत के जो लोग रहे होंगे ना, वो सत्य क्यों बोलते होंगे? वरना वो जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे ना, वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स यानी वो गिर जाएगा, क्योंकि यहां पर तो उनके पास वही गांधी जी वाली बात, गांधी जी कहता नहीं मान रहे तुम्हारे कानून। ऐसे घर में कोई कह दे, आज भी देख लो, अगर मान लो आप आपसे आपके पापा, एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, करना मत घर पे, ठीक है? गांधी जी बहुत डेंजरस आदमी थे, तुम्हें मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं अभी समझाता हूँ। तुम्हारे पापा कल को तुम्हें बोले, बेटे 8 बजे के बाद आए ना तो फिर देख लेना, 8 बजे के बाद आऊंगी। बताओ क्या कर लेंगे वो? घुसने नहीं देंगे घर में, और फिर भी तुम घुस गए तो क्या कर लेंगे? एक जगह ऐसी जरूर आएगी, उसके बाद वो निहत्थे हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या, तुम मेरे घर में मत घुसो, मैं तो घुसूंगी, मैं 4 जने लेके घुसूंगी, लेकिन मैं तो घुस। अगर तुम इस अड़ियल व्यवहार पे आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। और ये बात सच्चाई है, सोच के फिर से देख लो। तुम्हारा भाई मान लो तुमसे कहता है, पानी ले गया मेरे लिए, ये लेके आ, कोई भी बड़ा भाई छोटे भाई कुछ भी बड़ा जो भी है, या फिर तुम छोटे भाई से कहते हो, छोटी बहन से कहते हो, जा मेरे लिए ये लेके आ, नहीं ला रहा। अब तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हाथ उठा सकते हो, है ना? वो, और वो भी मजबूत हो जाए, उठा हाथ वो, और जब तुम्हें पता चल जाए कि इसको पीट भी नहीं सकते, फिर क्या करें? तो सब चीज स्वीकृति पे चल रही है। यदि हम कानून को मानेंगे तो वो कानून है, नहीं मानेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना ये नियम। अब इन नियमों का एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे। दो लोग अगर हुए तो नियम के लिए इतने बड़े पन्ने चाहिए या एक छोटी जगह पे लिख लिया, हाँ भाई ये 4 नियम है, इनके हिसाब से चल लेंगे? 4-5 नियम बहुत है। जैसे मान लो एक पति और पत्नी ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कि भाई घर का काम कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, बाकी लाइट जलेगी नहीं जलेगी, या कुछ भी एक्स वाई जेड चीज के, भाई मैं इतने बजे उठता हूं तुम इतने बजे उठती हो, जो भी ऐसे बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल के नियम बनेंगे। हर एक चीज तो कंट्रोल नहीं की जाएगी। अच्छा, और ये दो आपस में अगर कुछ चीजों में नई नियम नहीं भी बने तो भी आपसी सहमति से चल लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल समझा दो, इन्होंने ऐसे कहा भाई सैटरडे को पिक्चर देखनी है। अब मान लो पत्नी बीमार पड़ी है, उसको जबरदस्ती सैटरडे पिक्चर दिखाने ले जाऊं? नहीं ले जा सकते ना, तो यानी कुछ स्वीकृति अपने आप आ जाएंगी कि हाँ परिस्थितियों को देखकर। तो जब दो ही लोग थे तो नियमों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, मौखिक रूप पे भी होते तो चलता काम। अच्छा भाई ये बात तो ठीक है, यहां तक तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर इनका कुटुंब बढ़ा, इन दो से हो गए उत्पन्न 8 जने। अब ध्यान से आप देखोगे, पहले इक्वेशन थी 1:1 की, एक एक दो लोग ही हैं, 1:1 की इक्वेशन है। ये मेरे नियम माने तो ठीक, मैं इसके नियम मानू तो ठीक। अब जैसे ही एक और मेंबर बना तो अब इक्वेशन कितनी बढ़ गई? गलत। अभी ध्यान से देखना, एक इक्वेशन इन दोनों की, एक इक्वेशन इन दोनों की, एक इक्वेशन इन दोनों की, एक इक्वेशन इन तीनों की। ज्यादा इक्वेशंस आ गई ना, अब चीजें ज्यादा कंट्रोल करनी है। अब उसी के बाद जब ये चीज 4 में हो गई तो इन दोनों की इक्वेशन, इन दोनों की इक्वेशन, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इन तीनों की, इन तीनों की, फिर इन तीनों की, फिर इन चारों की, इस तरह और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब इन 8 लोग और ये 2 लोग, 10 लोग। तो अब अगर एक दूसरे को हमें एक साथ एकत्रित रह के चलाना है तो घर में कुछ नियम तो स्ट्रिक्ट होने ही पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो सबको पता भी होनी चाहिए। यानी अब नियम थोड़े और विस्तृत हो जाएंगे। अब क्योंकि ये इसके ही बेटे बच्चे हैं तो इसकी बात मान लेंगे, पापा है पापा पापा,
मान लेते हैं, ए बेचारे बूढ़े हैं मान लेते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हैं। चलो भैया ठीक है, पापा हैं बेचारे बूढ़े हैं तो मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ये दादाजी, ये दादी, दादी और दादाजी का हो गया देहांत, देहांत हो गया, डेड हो गए। अब इनके मान लो 8 बच्चे थे, ठीक है। यानी ये सबसे बड़े, तो ये सब चाचा 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 चाचा, ठीक है। चाचा के फिर 8 बच्चे, आ जा। और कहीं से चाची भी ले आए तो चाची भी रख लो, ठीक है। चाचा चाची के 8 बच्चे, 8 8 8 8 8 8, ठीक है। ये ताऊ जी, ये उसके बाद चाचा, उसके बाद ये चाचा 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 चाचा, और ये माना था कि भाई बड़ों की बातें मानेंगे, ये सबसे छोटा बच्चा, ठीक है। अब वो बड़े का लॉजिक तो लॉजिक होगा, ये सब क्या एक घर में भी रह रहे होंगे? नहीं रह रहे होंगे, लेकिन एक गांव में रह रहे होंगे शायद। यानी अब इनका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ गया है, ये बात तो हम सब एग्री कर रहे हैं। एक घर में नहीं रह रहे, लेकिन ये सब अपने पापा के साथ तो रह रहे होंगे। ये अपने पापा के साथ ये 8 बच्चे, ये अपने पापा मम्मी के साथ ये 8 बच्चे, ऐसे ऐसे करीबन नहीं तो 8 तो घर बन गए होंगे उस गांव में, 8 घर। और एक ये जो भी इनके ऊपर वाले, क्योंकि ये तो डेड हो गए तो उनका घर अब हो गया खाली। अब सबसे बड़ी बात, इस ताऊ जी की बात क्या ये सब उतना ही मानेंगे जितने अपने दादाजी की बात मानने वाले थे? सोच के बोलो। नहीं मानेंगे, क्यों? दादाजी से तो वैसे भी समझ आया, दादा मेरे पापा के पापा हैं, ये तो पापा के भैया ही हैं, तो इनको भी सेम फोर्स मिलेगा। अच्छा फिर इस चाचा और इस चाचा को नहीं मिलेगा किसी को भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक मोरालिटी जैसी चीज तो होगी, हाँ हमसे बड़े हैं, लेकिन क्या वो दादा वाला फोर्स मिलेगा? यानी अगली जनरेशन पे बच्चों की मानने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। अब चलो इतना मैंने अभी भी मान लिया, अभी तो तुम्हें कुछ कह रहे हो नहीं, ताऊ जी तो ताऊ जी होते हैं, भाई ताऊ जी की बात मान, कोई बात नहीं, इनके बच्चे और ये अभी ताऊ जी जिंदा है ये वाले, अब ये उसी गांव में रहेंगे या 2 गांव बस जाएंगे? हर एक के 8 8 8 8 है फिर से, यानी अब 64 घर हो गए, तो गांव बदल जाएगा। अब एक गांव नंबर 1 और गांव नंबर 2, गांव नंबर 1 का छोरा जो सबसे छोटा छोरा है, उससे ये कहे अरे तेरे ताऊ जी के जो पापा है ना, उन्होंने एक आदेश दिया है, के ताऊ जी आ जाएगी ये फीलिंग। यानी जैसे जैसे जनरेशनल गैप बढ़ेगा, वैसे वैसे जनरेशनल डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस साथ में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही ओबीडियंस कम होता जाएगा। यानी उनकी मौखिक कही हुई बातों को शायद नहीं भी माने, तो क्या अब इतने सारे लोगों को साथ चलाने के लिए फिर से नियम चाहिए? अब ध्यान से सुनना, इस पूरी पिक्चर में एक छोटी सी चीज और थी, अब उस पर शिफ्ट करते हैं पूरा फोकस, इनको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इन्हीं 8 8 8 8 8 8 ऐसे बच्चे, अब मान लिया कि इनके पास 64 बच्चे हैं, 64 पुरुष हैं, अभी पुरुष मानते हैं, ठीक है। 64 पुरुष गए हंटिंग, क्या 64 का टैलेंट सेम? इसमें मान लो सबसे बड़े वाले जो थे और सबसे छोटा वाला जो है, ठीक है, इसमें और एक बीच में भी ले लो, ऐसे 64 लोग हैं। इस सबसे छोटे वाले को सबसे खतरनाक टैलेंट है, यहीं से देख के ऐसे तीर मार के उड़ा दे, इसको 500 भी बार मारे तो भी एक चिड़िया भी नहीं उड़ा सके, तो इसकी इज्जत और इसकी इज्जत सेम होगी क्या घर में? अरे वो बड़े थे ना, वो तो तुमने कहा ना बड़े से चलता है, मैं ताऊ जी की बात मानू, तो सिर्फ बड़े से तो काम नहीं चलेगा, और भी पैरामीटर्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन को ट्रिगर करते हैं कि इज्जत किसकी की जाए, बात किसकी। अच्छा एक बड़ा जानवर मारना है जो एक आदमी की बस की नहीं है, कम से कम 10 आदमी लगेंगे, या मान लो एक 64 की 64 लगेंगे, तो ये निर्देश किसके मान के सुनेंगे? या जो बहुत अच्छा निर्देशन करता है, जिसके अंदर क्लबिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, लोगों को एक साथ रख सके, वो रूलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी कि हाँ भाई मेरे कहने को सब मान लेंगे, और मैं बहुत अच्छा निर्देशन देता हूं, तुम 4 जने उधर खड़े हो, 4 इधर, हाथी आएगा तो अपन ऊपर से भी गिरेंगे, यहां से मारेंगे वहां से मारेंगे। हाँ कौन लोग चूज करेंगे?
यही लोग। लेकिन इसका ये बात तो जरूरी नहीं सबसे बड़े को ही चूज करेंगे, उसको करेंगे ना। तो यानी ये सब क्या प्रैक्टिकल वेज ऑफ लाइफ पे जी रहे हैं, जो सबसे प्रैक्टिकल है वो सॉल्यूशन चुन लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यानी अब वो बड़ा होने का नियम तो कहीं उड़ गया। फिर दो लोगों में समान बात हुई, भले ही भाई हैं, मैं भी बराबर पावरफुल, ये भी तू क्यों नेतृत्व करेगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है। फिर रिवोल्ट होगा ना, पहले तो वोट तो बाद में होगी, पहले तो आपस में लड़ाई होगी ना, तू क्यों करेगा। तो मान लो इन्होंने कहा 64 लोग सब जा रहे हैं, वो दूसरा गया, ये नेता है, जा लड़ ले बेटा कोई। बल्कि वो ऐसी भी कोशिशें करेगा कि उसका जो भी एंडीवर है वो फेल हो, ताकि उसको मौका मिले कि भाई मैं नेता कहलाऊं। यानी एक नेता जैसी अवधारणा तो आ गई है हमारे दिमाग में बात करते करते ही। एक आदमी तो चाहिए यार जो सबको लीड करे। लेकिन क्या जब पति और पत्नी थे तब कोई लीडर जैसी बात आई थी? एक घर में पिता पुत्र थे तो कोई लीडर जैसी बात आई थी? लेकिन जब आखिर तक समाज आगे बढ़ा और समझ में आया कि बड़े जानवरों को मारना है या कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना है, तो एक नेतृत्व की जरूरत पड़ी। बात समझ में आई? तो जैसे ही ये समाज 25 से 125 लोगों के बीच पहुंचा, यानी जब भी कोई सोसाइटी, उसके जो आपसी ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं उनकी क्वांटिटी 25 से 125 के बीच हो जाती है, तब वो अपने में से एक मुखिया चुनते हैं, जिसको चीफ कहा जाता है। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, आज भी जब हम आखेटक समाजों को देखते हैं तो उनमें एक मुखिया होता है। और ये एक दो की बात नहीं है, सर्व सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यानी यह मानव प्रकृति थी कि सबसे पहले राज्य के रूप में, अभी समझाऊंगा राज्य क्या होता है, अभी शब्द मान लो, राज्य के रूप में मुखिया का जन्म हुआ, जिसकी आज्ञा का पालन सब कर रहे थे। बात समझ में आई? पहले जो चीज सिर्फ बड़ा होने या पिता होने से शुरू हुई, वह मुखिया होने पर आ गई। अब मुखिया के साथ क्या खासियत बात है कि भले ही हमारा ब्लड रिलेशन उतना बढ़िया नहीं है या एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, जैसे इस चाचा का लड़का इस ताऊ जी के बड़े लड़के को नहीं जानता दूसरे गांव में, लेकिन मुखिया को तो सब जानते हैं। तो इस मुखिया की आज्ञा मानी जा सकती है। अब ध्यान से देखना, जब इतने ज्यादा लोग बढ़ गए तो ऐसी स्थिति में जो रिवोल्ट, मैंने कहा ना कुछ लोग रिवोल्ट भी करेंगे, आज्ञा नहीं भी मानेंगे। तो अब अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर से कोलैप्स हो जाएगा व्यवस्था का। व्यवस्था चल रही थी ना पूरी, ये राज्य की व्यवस्था, तो व्यवस्था पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या जरूरी हुआ? समझ में आई अब बात? अब क्योंकि घर में तो ये नियम नहीं चल रहा था, लेकिन जब बड़ा समाज हो गया, चाहे खुद के ही कुल के लोग हैं, बड़ा समाज हो गया, तो दंड लाया गया। दंड किस लिए? कि ये जो नियम बनाए गए हैं, यदि इन नियमों को तोड़ा जाएगा तो नियमों की पालना कराना हमें आता है। उठा के पेड़ से उल्टा टांग देंगे, पड़ा रहना फिर। यानी अगर तुम जैसे सोसाइटी ने नियम बनाए वैसे नहीं चल रहे हो, तो सोसाइटी ने अपने पास फोर्स रखी, दंड रखा, यानी वह व्यवस्था रखी जिससे आपको जबरदस्ती आपकी इच्छा के विरुद्ध भी चलाया जा सके, ताकि सोसाइटी सरवाइव कर सके। क्योंकि सिस्टम तो कोलैप्स होने नहीं देंगे लोग। सिस्टम कोलैप्स हो गया तो फिर दोबारा इंसान वहीं पहुंच जाएगा, उसी पुरानी अवस्था में, कहीं ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। अगर आप लोगों को ये बात इजी लग रही है तो मैं आपको सच बताऊं, मैं अगर अभी आपको खाना ढूंढने के लिए भेजूं भी ना, तो 5 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिले, आपको मैं कुत्ता मार के खा लूंगी, पकड़ के दिखा कुत्ते को, तुमसे 10 गुना तेज भागता है कुत्ता, एक चूहा भी घर में पकड़ नहीं सकते हो। ऐसे ही समझ रहे हो क्या? इंसान बहुत कमजोर जीव है, लेकिन वो तो उसके पास बुद्धिमत्ता है, एक साथ लोगों को एकत्रित करने की शक्ति है। इसलिए इतने बड़े बड़े एंडीवर्स हो गए, एंडीवर यानी कार्य, इतने बड़े बड़े विशाल कार्य हो चुके हैं। अन्यथा हम भी कहीं ऐसे ही डोल रहे होते और कभी हमारी जनसंख्या इतने हाई नंबर पे नहीं पहुंच पाती। इतनी बात समझ में आई है यहां तक? अब ध्यान रखना, जैसे ही ये दंड जो है नियम के साथ जुड़ गया, तो इसको एक बैकिंग मिल गई है। किस चीज की? दंड की। इन नियमों को बैकिंग है कि कोई तोड़। अब
जो कमजोर से कमजोर इंसान भी हुआ ना, उसको भी सुरक्षा नहीं मिल गई। जाएगा ये किसके पास? लीडर के पास। मुखिया जी, फलाने अपन के नियम बना था कि एक आदमी 4 ही संतरे लेगा, लेकिन बिट्टू ने तो 8 संतरे ले लिए, तो नियम के विरुद्ध हो गया। तो अब मुखिया जी देखेंगे इसके लिए क्या दंड का प्रावधान बनाया है, तो इसको 20 दिन तक संतरे नहीं दिए जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब चाहे आप में शक्ति हो या शक्ति ना हो, एक इंसान या एक व्यवस्था मान लू, एक मुखिया ही नहीं, मुखिया के साथ 4 लठैत भी हैं जो उस काम को कराएंगे। तो एक व्यवस्था मान लू, 1 मुखिया प्लस 1 उसके साथ 4 लठैत, लट्ठे, ये लट्ठे बना दी 4, ठीक है। तो 4 लठैत, लठ वाले लोग, तो ये लोग उस कार्य को करवाएंगे, लेकिन करवा अभी भी बल की सहायता से रहे, ये बात ध्यान रखना। तो बल की सहायता से, अब इसको मैं एक इंस्टीट्यूशन मान लेता हूं कि 5 लोग मतलब एक इंस्टीट्यूशन यानी एक संस्था। तो इस संस्था के होने से जो कमजोर से कमजोर इंसान भी था ना, वो भी अब सबसे मजबूत के बराबर हो गया। कैसे समझते हैं? जब ये संस्था नहीं थी तो जो सबसे मजबूर होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही भैंस ले जाता था उठा के। लेकिन अब ये भी भैंस पाल सकता है। समाज में नियम है कि भैंस कोई भी पाल सकता है, तो ये भी भैंस पाल सकता है। पहले जब नियम की पालना कराने के लिए कोई दंड प्रक्रिया नहीं थी, तो तुम भैंस तो ले आते थे, कोई और उठा के ले जाता था। शुरुआती कबीलों में ये दिक्कत देखी गई। एक कबीला भले ही 50 जनों का, 100 जनों का, जब वो अपने साथ पशु रखते थे ना, तो सबसे पहली दिक्कत पशुओं की चोरी होती थी। तो बताओ, क्या ऋग्वेद के अंदर, ध्यान से सुनना, ऋग्वेद के अंदर एक राजा का काम क्या बताया है? गौ रक्षा नहीं बताया। क्यों बताया? क्योंकि गौ ही तो संपत्ति थी। गौ से ही दूध आता, दूध से ही छाछ बनती, घी बनता, मेवा बनता, सब चीज बनती, और उसी को सबसे ज्यादा लोग चुरा रहे थे। तो उसी की रक्षा के लिए मैंने अभी बताया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोग ले जाते थे, क्योंकि संपत्ति तो छीनेंगे। पहले संपत्ति के नाम पे सोना चांदी नहीं थे, गायें ही थी। तो एक दूसरे की गाय चुराने का काम चलता था, तो इनको गौरक्षक बताया, जो गायों की रक्षा करे। इसी के साथ उनको जनस्य गोपा बताया, यानी जो लोगों का रक्षक हो। तो लोगों की भी तो रक्षा करनी है, दूसरे लोग मारने भी तो घूम रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग। तो राजा के कुछ काम बताए, लेकिन ये सब काम इस दंड से ही संभव हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही दंड एक नियम के साथ जुड़ गया, तो इसको हम आज की भाषा में, मैं कानून कहूं तो ठीक है, लॉ, यानी अ रूल प्लस पनिशमेंट मेक्स द रूल एज लॉ। अब कानून में और नियम में फर्क समझ में आया? यानी यदि किसी नियम को दंडात्मक तरीके से लागू करवाया जा सकता है, तो वह कानून बन जाता है। अब कानून कब बनता है? जब उसके पास ये दंडात्मक प्रक्रिया लागू करने की शक्ति होती है। ये शक्ति इसको किसने दी है? आमतौर पर लोगों ने ही दी होती है। लोगों ने ही तो अपने में से, कबीले में से सरदार चुना, इसको 4 लठैत दिए कि जाओ ये कार्य करो। तो अब कानून शब्द, इस कानून को, ये उर्दू शब्द है, हिंदी में कहते हैं विधि। अब विधि और नियम में मैं आपसे फर्क पूछूं तो समझा सकते हो? क्या होता है कानून और रूल या नियम में फर्क? कानून में, कोई भी कानून है, देश में कोई कानून है और कोई नियम है, तो नियम और कानून में क्या फर्क है? मैं फिर से बता दूं, कोई बात नहीं, आप लोग कहीं मिस कर गए, अपन दोबारा से देखते हैं। नियम तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना हो गया। हाँ, और कानून भी तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। पर सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर को ही कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन यदि किसी नियम को दंड की शक्ति मिल जाती है, यानी उसके तोड़ने पे दंड दिया जा सकता है, तो वह कानून बन जाता है।
और यदि उसके पास दंड की शक्ति नहीं है तो वह मात्र एक नियम है, आपकी मर्जी हो तो मानो, नहीं मर्जी तो मत मानो। हालांकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल। तो बताओ कानून के अंदर क्या ऐसी बातें लिखी होंगी जो ज्यादा जरूरी है नियम के कंपैरिजन में? समझ में आ रही है बात? यानी एक नियम तो ये भी हो सकता है सुबह ब्रश करनी चाहिए, नियम है, नहीं करी तो एफआईआर करा दोगी, फिर नहीं करी तो क्या करें? नहीं करी, हाँ, माई टीथ माई रूल्स हैं, चल सकता है ना? अच्छा, लेकिन मैं कहूँ तुम्हारे घर से चोरी करूंगा मैं तो आज, और मैं चोरी करके ले आऊँ कुछ, फिर तब एफआईआर, तब तो ऐसे कैसे नहीं चलेगा ना ये सब। या मैं सड़क पे किसी को पीटने लग जाऊं, नहीं चलेगा। यानी कुछ चीजें समाज को इकट्ठा रखने के लिए जो जरूरी है, जो हमें लगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ हमने दंड का प्रावधान जोड़ दिया, यानी द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ऐड कर दी कि इफ यू ब्रेक इट यू विल गेट अ पनिशमेंट। तो उस पनिशमेंट के डर से सीधी सीधी चीज चलाई, यानी नियम से हम कानून की तरफ बढ़ गए। समाज में नियम भी हैं और समाज में कानून भी हैं। अब मैं तीसरा शब्द लाता हूं, संविधान। अगर कुछ ये कानून है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा फर्क नहीं है कानून में और संविधान में, लेकिन समझना थोड़ा सा फर्क है। जितने भी कानून है तो कानून के साथ दंडात्मक चीज तो है ही कि अगर ये तोड़ा तो दंड मिलेगा। देश में ऐसे बहुत सारे कानून बना दिए, बहुत सारे कानून पे कानून देखे होंगे कितने सारे, फलाना मोटर व्हीकल एक्ट, और कोई भी चीज ले लो किसी भी चीज के लिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और कोई और ले लो जैसे प्रॉपर्टीज एक्ट, कोई भी चीज, बहुत सारे, जैसे रेजिडेंट वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, बहुत सारी एक्ट है, ये सब कानून है, अगर इनको तोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन कुछ कानून जो देश को चलाने के लिए बहुत सर्वोपरि हैं, यानी देश को, कंट्री को ऐसे चलाया जाएगा, इसी के साथ साथ देश का प्रशासन कैसे चलेगा उसके लिए जो कानून, यानी देश का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, किन सिद्धांतों पर देश चलेगा, नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए जाने चाहिए जो उनसे कोई भी ना छीन सके। एक बात समझना ध्यान से, अभी मैंने ये तो बना दिया मुखिया, लेकिन मैंने आपको एक बात तो नहीं समझ आई, मुखिया अपनी मनमानी करे तो मुखिया को डांटने वाला कौन? क्योंकि मुखिया ही तो लागू, लेकिन दंडात्मक सारी प्रणाली तो मुखिया के हाथ में है, डंडे वाले लठैत तो मुखिया के पास है, हटाएगा कौन? और वो लठैत तो उसके पास है, वो पीट पाट देगा उनको जो खड़ा हुआ उसके विरुद्ध। नहीं, अगर लोग जनता एक साथ है हाँ, तो फिर वो अगले पद को हटा सकती है, किसको हटा सकती है? जो मेन पद पर है। और डंडों से पीट दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर पूरे क्यों नहीं हो सकता? नहीं, अगर कोई जैसे कि आप मुखिया हो पर आप अकेले हो जो मुखिया हो, पर हाँ, हम तीन नहीं तो आपको मुखिया बनाया है, पर अरे तुमने तो बनाया है, लेकिन मेरे को तो डंडे वाले भी लोग भी तो दिए साथ में। अरे बाकी ऐसे ही नहीं, अगर आपके ऊपर एक चलो, कानून हमने वो अभी ये जो भी कह रही है तुम सुन रहे हो, अब मैं इसका एग्जाम्पल बदल देता हूँ, ठीक है? मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी मर्जी आ रही है जो कर रहा हूँ, मेरे को आर्मी दे रखी है, मेरे को बहुत सारी पैरामिलिट्री दे रखी है, हर राज्य में पुलिस भी दे रखी है, ठीक है? अब बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर आप इसको गोली मार दो। अब तो तुम्हारे जैसे हजार होंगे, हजारों को भी गोली मार सकता हूँ मैं। नहीं, अगर आपने ऐसा सबके सामने किया किया तो आपके ऊपर भी तो फिर केस होगा ना। कौन करेगा केस? लोग करेंगे, लोग, व्यवस्था तो मेरी ही है, जज भी मेरा, मैं भी मेरा, तो मुझ पे केस करेगा कौन? जनता अगली बार आपको जिताएगी ही नहीं। अरे अगली बार मैं वोटिंग व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। पहले राजा ही तो थे, डेमोक्रेसी तो अभी नई नई आई है 50-100 साल में। के लिए भी तो दूसरा राजा रहता तो उस दूसरे राजा को मैं पैदा होने से पहले ही मरवा दूंगा। मेरे पास तो, तुम समझ रहे हो, शक्ति है ना, फोर्स तो है मेरे पास, जो तुम कह रहे हो वो पॉसिबिलिटीज हैं। वो नियम ही मानने पड़ेंगे आपको, आपको जब नहीं मानोगे तो मेरे पास दंड है ना, कि मैं तो तुम्हें जबरदस्ती मनवा दूंगा चीजें। यानी गवर्नमेंट कभी उतावली हो जाए तो उस गवर्नमेंट को हटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए, तो ये सारी चीजें भी
ये सिद्धांत इसी संविधान में लिखे जाते हैं। तो फिर राजा को कैसे हटाएंगे? राजा को हटा, अब ये संविधान बताएगा कि राजा बनाना भी है कि नहीं बनाना। तो आपने कहा ना जैसे कि अब मैं राजा हूँ, तो पहले के राजा यही करते थे, संविधान था ही नहीं पहले, तो प्रजा तो नहीं हटते थे। तो फिर सबको मानना पड़ता था। तो फिर अंदर विद्रोह होते थे, आंतरिक विद्रोह। उस सेना में जो सेना इस बात की पुष्टि करती थी ना कि राजा राजा बना रहे, उस सेना में ही विद्रोह होने लग जाते थे, तब राजा हटते थे कि अब असल में फोर्स तो हटानी पड़ेगी ना उसके पास से, तो इस राजा की फोर्स से ज्यादा फोर्स लानी पड़ती थी, तब वो राजा आता था। बड़े राजा हुए। राज्य ही दूसरे का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दूसरे क्यों? का? अगर मैं राजा हूँ, आप हाँ मेरा वो है ऑपोनेंट है, हाँ तो मैंने आपसे लड़ाई करी तो राज तो मेरा हो गया। हाँ, तो वो उस राज को लेकिन राज्य तो लोगों का होता है, राजा का थोड़ी राज्य होता है। बस राजा लोग तो बदला। वही थे, राजा ही तो बदला। वही तो मैं भी कह रही हूँ, हाँ, राजा ही तो बदला, मैं उस गाँव का राजा हूँ। बस खत्म, तुम राजा हो। तो पहले जो आज की अवधारणा है ना राज्य की, जैसे कंसेप्ट ऑफ इंडिया या कंसेप्ट ऑफ राजस्थान या कंसेप्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, ये पहले ऐसे नहीं था। पहले अगर मेवाड़ ने चित्तौड़ से बढ़ के आगे हाड़ौती जीत गया तो वो मेवाड़ बन जाता था। अच्छा हाँ। किसको पता मेवाड़ की सीमा कहां से शुरू होकर कहां खत्म हुई और कब वो सीमा बनी। आज तो हमें बता दिया कि सब ये सीमा है हिंदुस्तान की, पहले तो ऐसी सीमा नहीं थी। फिर दोबारा कोई और हाड़ौती का राजा उठता था, कहीं से सेना इकट्ठी करता था, अपना उतना इलाका खाली करवा लेता था। खाली करवाने का क्या मतलब था, वहां से सेना हटवा दी दूसरे की और अपनी सेना ले आया, यानी अब मेरा बल चलता है यहाँ। लेकिन ये अभी एक आगे के कंसेप्ट आ गए। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि यदि कुछ सरकार भी उल्टा पुल्टा करे तो आप ये तो समझ लो ना, सरकार उल्टा पुल्टा तो कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास है शक्ति, बल। गांधी जी का भी यही मत था कि सरकार वो चाहते ही नहीं थे देश में हो, क्योंकि सरकार के पास बल हमेशा रहेगा, और गांधी जी तो अहिंसावादी थे। सरकार चलती तो हिंसा पे ही है। सरकार को अगर एक परिभाषा देखी जाए ना, तो सरकार वह शक्ति है जो हिंसा की शक्ति का उपयोग कर सकती है। एक देश के अंदर हिंसा का उपयोग कौन कर सकता है? सरकार। उसी को सरकार कहते हैं। एक परिभाषा सरकार की ये भी है, जो भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसके पास यह शक्ति है कि वो फोर्स को यूज कर सके, उसी को सरकार कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप 3-4 कंसेप्ट मिक्स कर रहे हो, मॉडर्न कंसेप्ट भी, पुरानी कंसेप्ट राजा के भी, अभी वहां आएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि कानून, संविधान कब बनता है, जब उसमें सिद्धांत जोड़े जाएं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज, और कि भाई सरकार कभी हमारे ऊपर ना आए, और कभी सरकार हमें जो मौलिक चीजें जरूरी है ना, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, मुझे बोलने का अधिकार तो होना चाहिए मेरे देश के अंदर। लेकिन सरकार कल से बोले, कोई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। कल को मोदी जी ऐसे इशू कर देना, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, थोड़ी तो दिक्कत होगी लोगों को, है ना। ऐसे लगेगा आजादी सी छिन गई। आए तो आजादी जैसी चीज तो जरूरी है। तो वो सब सिद्धांत, वो सब अधिकार जो हमें उस राज्य के अंदर या उस देश में रहने के लिए मिलने चाहिए, वे सब कहाँ लिखे हुए हैं, जो सबसे जरूरी है? संविधान में। तो एक कानून, संविधान कब बनता है? उसकी प्रायोरिटी पे। अब एक और छोटा सा फर्क होता है, कानून को क्या है बदलने के लिए, अभी आगे समझेंगे हम, बहुत आसानी से एक कानून बदला जा सकता है। यानी अपन को 100 लोग हैं, उन 100 में से अगर आधे भी लोग ये कह देना इसको बदल दो, तो बदल दिया जाता है। लेकिन संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 50 से ज्यादा लोग चाहिए, यानी आधे से ज्यादा लोग चाहिए। वो अलग अलग गिनती है किस प्रावधान को कैसे बदला जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान की कुछ चीजें इस आधी गिनती से भी बदली जा सकती है, पर पूरा संविधान नहीं। कुछ ऐसी भी चीजें जो बहुत जरूरी है, उनको बदलने के लिए इससे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिला रहा हूँ, बर्ड्स आई व्यू के, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कानून अपनी, एक तो इंपॉर्टेंस, उस चीज की इंपॉर्टेंस एक देश की गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन चीजों को संविधान में माना जाता है,
या संविधान में लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब एक बात ध्यान से समझना, इस संविधान को बनाने वाले लोग थे संविधान सभा। लेकिन जिस देश में संविधान सभा ही कभी नहीं बैठी, तो क्या वहां संविधान नहीं होगा? होगा। तो वहां के हर एक कानून ही अपने आप में संविधान हो जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में वहां की जो लेजिस्लेचर होती है, यानी कि जो विधि बनाती है ना, वो उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, विधान पालिका कहते हैं जिसको, जो विधान बनाती है या विधि बनाती है। तो वहां की जो लेजिस्लेचर है, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, तो वहां की जो पार्लियामेंट है ना, उसने ही सारे कानून पास किए हैं और उसने अपने पास ही सर्वशक्ति रखी हुई है। जितनी भी शक्ति है कि देश कैसे चलेगा वो हम ही तय करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, संविधान बनाने वाली अलग संस्था थी और कानून बनाने वाली अलग संस्था है। फर्क समझ में आया? लेकिन जब इंग्लैंड में सारी शक्ति लेजिस्लेचर के पास है, तो उनका प्रति कानून ही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक छोटी सी बात समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश में अगर वहां के लोगों ने बनवाया होगा या बनाया होगा, तो क्या सरकार की शक्तियों को रोकना उसका एक प्राइम मोटिव नहीं होगा कि सरकार कभी वैसी ना हो जाए, अनैतिक ना हो जाए, या हमारे ऊपर क्या कहते हैं उसको, तानाशाही ना हो जाए? तो एक, क्योंकि अगर इसमें सिद्धांत रखे गए हैं जिसके अंदर ये हमारी स्वतंत्रता रखी गई है और ये बाकी चीज, अगर ये कह दिया कि ये चीज कभी बदलेंगी नहीं या इनको बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, तो सरकार तो ऐसा कर नहीं पाएगी। तो क्या सरकार की शक्तियों पर रोक लग गई? वापस से सुनिए, कोई एक देश है, उसके अंदर सरकार है, सरकार के पास तो बहुत सारी शक्तियां, ऑलमोस्ट हर एक चीज की शक्ति है, नियम बनाओ चलाओ। क्योंकि आज की तारीख में तो रूल ऑफ लॉ चलता है ना, कानून जो कहेगा वो चलेगा। तो वो तो कुछ भी कानून बना ले सरकार। कल को मोदी गवर्नमेंट कुछ भी कानून बना सकती है, तो ये कानून भी बना सकती है कि बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, बना सकती है। तो सबकी सहमति, उसके पास तो नंबर है ना, वो तो ले लेगा। संविधान भी तो है, पहले संविधान भी तो पढ़ेंगे। क्या संविधान ऐसा कहता है कि हमसे हमारी बोलने की आजादी छीनी जा सकती है? तो संविधान कहेगा कि यह कभी भी नहीं छीनी जाएगी। तो क्या आगे की सरकारों की शक्ति के ऊपर रोक लग गई? अरे रोक लगी ना, अन्यथा तो वो ही बदल सकते थे। अब संविधान ने एक रोक लगा दी ना। फिर से दूसरा एग्जाम्पल समझते, अभी मैंने ये समझाया आपको, उस एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। मुझे लगता है आपका कुछ एक लिंक मिस हो गया है, वापस से देखते हैं, उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। कौन से वाले पे? कि भाई ये हमने मुखिया बना दिया, ठीक है, मुखिया को लठैत भी दे दिए, ठीक है, ये इनके हाथ में लाठी दे दिया, ठीक है। अब इसका ये लठैत का मतलब है कि इसको फोर्स दे दी कि अपना काम करवा ले। तो ये जो नियम बन रहे थे, इस नियम बनाने की भी तो जिम्मेदारी इसी को दी, नियम को लागू करने की भी जिम्मेदारी इसको दी, और कोई नियम तोड़ता तो उसका फैसला करने की जिम्मेदारी भी इसको दी। यानी तीनों शक्तियां उसको दे दी, कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून को जज करना, तीनों शक्ति इसी को तो दे दी। अब एक बात बताओ, इस आदमी के खिलाफ ही किसी को कंप्लेन हो या इसके लठैतों के खिलाफ कंप्लेन हो, तो किससे कंप्लेन करे? किससे करे बताओ, किससे करेगा? तो इसी को तानाशाही नहीं कहते कि इसकी जो मर्जी होगी फिर तो वो करेगा। सोच के देखो, यही जाके मुखिया ही आगे चल के राजा बनता है। राजा का मतलब होता है उसकी ये जो 2 लठैत है ना, ये 200 लठैत बन जाएंगे, 2000 लठैत बन जाएंगे, इनके पास भाले अस्त्र शस्त्र सब आ जाएंगे। वही राजा है और राजा की संस्थान है, यही बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे जब हमने कहा 125 लोग के बाद जब 1025 लोग हो जाएंगे, जब 1,25,000 लोग हो जाएंगे, और जब 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, तो राजा भी तो उतना बड़ा हो जाएगा, राजा के पास शक्ति भी तो उतनी बड़ी हो जाएगी। तो हम राजा को ये शक्ति दे रहे हैं कि देश कैसे चले, नियम क्या हो तू बना ले, इनको लागू कैसे करना है तू डिसाइड कर ले, और फिर इनको जज कैसे करना, न्याय कैसे देना है ये भी तू कर ले। तो राजा के पास असीमित शक्ति नहीं आ गई है क्या आपकी जिंदगी का फैसला करने की? अगर राजा की कल को ये इच्छा हो कि भाई फलाना इंसान ये अपराधी है, इसको दंड दिया जाए, इसको फांसी चढ़ा दी जाए,
तो चढ़ा देगा वो। और राजा के ऊपर कोई रोक है क्या? कोई राजा दुष्ट निकला तो दुष्टता करेगा वो तो उसके ऊपर कोई रोक तो होनी चाहिए। तो अब एक कहानी ध्यान से सुनना। एक फिलोसोफर था मोंटेस्क नाम का, फ्रांस में हुआ। अब क्या हुआ कि मोंटेस्क, अब उस देश में ये कानून था कि सुबह 8 से शाम को 8 तक कोई भी आम सड़क पे चल सकता है। राजा की बग्गी जा रही थी, मोंटेस्क अपनी किताब पढ़ रहा था बढ़िया, फिर इसी की पॉलिटिकल साइंस की, रोड पे चल रहा था। तो वो जो राजा के चमचे होते हैं ना, तो वो चमचे आए और हट रोड से चल, राजा जी आएंगे। उसने कहा ऐसा तो कोई कानून नहीं है देश में कि राजा आए तो मुझे हटना पड़ेगा, मैं तो चलूंगा। तो राजा जी आए, राजा जी ने कहा ये कौन है? मैं रोड पे चल रहा हूँ, साथ साथ रोड पे चलने वाला कौन है? उन्होंने कहा साहब ये मोंटेस्क नाम है इसका। बोला इसको बुलाओ, उसको 15 कौड़ी मारो खींच के। अब उस देश में लेकिन ऐसी तो कोई सजा थी नहीं, राजा ने तो ऐसी सजा दे दी। तो मोंटेस्क क्योंकि विचारक था, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि ये जो 3 शक्तियां हैं ना, कानून बनाने की, कानून को लागू करने की और कानून पे न्याय देने की, ये तीनों कभी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि ये 3 शक्तियां 3 संस्थानों के पास होनी चाहिए, ताकि किसी को कभी समस्या आए तो वो राजा के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजा ही कुछ, जैसे सरकार या सरकार के मुलाजिम कोई गलत काम करें तो जुडिशियरी में जा सकते हो आप, कंप्लेन कर दो उसकी। अब अगर जुडिशियरी भी राजा चलाता तो वो खुद के खिलाफ कंप्लेन सुनता क्या? कभी नहीं सुनता। तो जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखो, कानून बनाने वाले को इंडिपेंडेंट रखो और लागू करने वाले को इंडिपेंडेंट रखो। यानी जो राज्य की, अब ध्यान से समझना, ये जो राज्य शब्द आ रहा है, राज्य वह है, यही संस्थान है, इसी का नाम है राज्य। ठीक है, राज्य की जो शक्तियां हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पृथक होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग। इसी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये मोंटेस्क्यू ने दिया। राजा सुनने वाला था क्या ये बातें? राजा ने कहा चलो पीछे ले जाके 15 कोड़े और मारो, ऐसी बातें करता है। समझ में आई बात? कौन सुन रहा था जब राजा का राज था? लेकिन विद्रोह हुए, फलानी चीज, और 10-20 और कुछ साल बीते, और ऐसी लड़ाइयाँ, युद्ध वुद्ध हुए। फिर अमेरिका का नाम का एक नया राष्ट्र बना। उस राष्ट्र ने सबसे पहले संविधान अपनाया और उस संविधान में इस थ्योरी को लिख दिया। अब ध्यान से समझना, संविधान में कोई चीज लिखने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, किधर से निकलो? उधर से। अब भैया भी। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि भाई संविधान में कोई चीज लिखने का क्या अर्थ होता है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लठैत काम कैसे करते थे। तो ये लठैत ऐसे काम नहीं करते थे कि राजा जी ने जो कह दिया वो लठैत कर लेंगे। हालांकि ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताया, कभी भी कोई राज्य ऐसा नहीं हुआ जहां सिर्फ राजा और लठैत हो। एक सभा भी दी जाती थी जो विचार करती थी, लेकिन उन सभा की बात माननी है कि नहीं, ये राजा के ऊपर होता था। फिर राजा आदेश देता था। तो राजा के जो आदेश आते हैं ना, वो लिखित तौर पे आते हैं कि साहब यह लिखित तौर पे दे दिया गया है कि ये फलाना आदमी, इसको राजा की इस तरह से बात माननी है। तो एक लिखित जैसे ऑर्डर आता है ना, तो आज की तारीख में मान लो किसी पुलिस वाले को कोई बात माननी है तो वो लिखित में एक ऑर्डर आएगा। ठीक, हालांकि मौखिक भी हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, पर आम तौर पे लिखित ऑर्डर आएगा। उस ऑर्डर में अगर किसी इंसान को यह पता हो कि मेरे देश की व्यवस्था में एक हायरार्की है कि मैं किसकी बात पहले मानूंगा, तो एक मान लो पुलिस वाला एसएचओ है, ठीक है, तो उस एसएचओ के ऊपर मान लो कोई एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के ऊपर एसपी है, तो उसको कैसे पता है मेरे ऊपर है? पोस्ट दी गई है, उसको बताया गया ना भाई ये तेरे ऊपर है, इसके ऊपर का कमांड तू मानेगा, इसके ऊपर की कमांड मारूंगा। इसी तरह सबसे ऊपर की कमांड जब वो देश बन रहा था ना, उसने तय कर दी कि साहब कोई मिलिट्री ऑफिसर कोई हो, सबसे ऊपर जो रहेगा वह संविधान रहेगा। यानी संविधान के जो सिद्धांत होंगे ये कभी नहीं तोड़े जाएंगे।
और ये टूटे तो फिर देश विद्रोह कर सकता है, और विद्रोह करेगा तो अपने आप फिर जिन शक्तियों के थ्रू ये लागू करा है वो भी विद्रोह करेंगे, क्योंकि उनको दिखेगा ना सब हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं। तो संविधान के अंदर देश के सर्वोच्च मूल्य लिखे जाते हैं, सर्वोच्च कानून लिखे जाते हैं, जिनकी हर स्थिति में पालना होनी है। बात समझ में आई? अब जब उसने, अमेरिका ने संविधान बनाया, उसमें इस सिद्धांत को जोड़ दिया कि साहब शक्तियों का पृथक्कीकरण होगा, हमारा जो प्रेसिडेंट होगा ना उसके पास सारी शक्तियां नहीं होंगी, ये जुडिशियरी को दे दो, ये वहां की जो सीनेट होती है उसको दे दो, ओ सॉरी ये वाली ये सीनेट को दे दो, और ये कार्यपालिका की या एग्जीक्यूटिव शक्तियां है ना ये प्रेसिडेंट को दो, बस कि ये जो कानून बनाए ना तुझे सिर्फ वो कानून को लागू करना है, और इन दोनों से कोई गलती हो जाए तो न्याय के लिए इन तीसरे के पास चल जाओ। समझ में आई बात? तो इस तरह के कुछ सिद्धांत वो संविधान के अंदर लिखे हुए होते हैं। अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं कि संविधान कानून से अलग कैसे है? ठीक है, यानी सर्वोच्च मूल्य की चीजें जो हैं वह किसी की भी देश के संविधान में लिखी होंगी। अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया में साहब कितने तरीके के संविधान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। तो साहब दो तरीके के संविधान इस दुनिया में आज की तारीख में पाए जाते हैं, एक है रिटन और एक है अनरिटन। अनरिटन जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का संविधान, किसी ने कभी संविधान वहां लिखा ही नहीं, वहां तो हर कानून संविधान है। तो यहां पे जो सबसे ऊपर की सुपीरियर पावर है वो कौन है? वहां की पार्लियामेंट। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही कहा। समझ में आया ये फर्क? तो जहां भी जिस भी देश में रिटर्न होगा तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होगा। अब जब रिटर्न होगा तो क्या वहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है? लेकिन जहां रिटर्न ही नहीं है, जहां सारी पावर पार्लियामेंट रखी है, वहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सारी पावर इस एक ही केंद्र के पास होगी, फिर इसकी मर्जी हो जिसको बांट दे। लेकिन यहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई हैं। अब यहां समझना, क्या वहां पे राज्य और सेंटर यानी स्टेट और सेंटर ऐसी दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिनके बीच में आपस में पावर्स बटी हुई हों? अगर संविधान कहेगा तो बांट सकते हैं। संविधान कहते साहब स्टेट की ये शक्तियां हैं और सेंटर की ये शक्तियां हैं, तो बट सकती हैं, लेकिन यहां तो सारी शक्तियां पार्लियामेंट के पास है। तो क्या यहां ऐसी कोई व्यवस्था होगी? तो यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसी के साथ साथ अब क्योंकि ये रिटर्न है और एक डॉक्यूमेंट है, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, तो एक डॉक्यूमेंट है तो इसको बनाने वाली एक संस्था भी होगी। तो यहां पे होगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या यहां कोई होगी? यहां तो धीरे 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 कानून बनते गए, हर कानूनी संविधान है अपने आप में, तो यहां पे ऐसी कोई नहीं होगी। अब यहां लागू करने वाली एक तिथि भी होगी, जैसे हमारे देश की कब है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो हम आजाद हुए थे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो एक लागू करने की भी तिथि होगी। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 26 नवंबर को भी कुछ हुआ था। हाँ, जो अभी तक आपको नहीं पता है। अभी तक तो हमें 26 जनवरी पता। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी को ही लागू हो गया था, लेकिन सारे प्रावधान लागू नहीं हुए थे। जो मोटा मोटा पार्ट है ना वो छोड़ दिया था, जो जरूरी जरूरी है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। फिर बाकी के प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। यानी तिथि तो थी, यहां ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ इवॉल्व हुआ धीरे 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 धीरे, एक एक व्यवस्थाएं बनी। कैसे व्यवस्थाएं बनी वो भी बता देता हूं। अब ये शब्द हमारी पढ़ाई के बीच में भी आएंगे, ठीक है? तो यहां पे क्या था कि पहले राजा जो था इंग्लैंड के अंदर, वो अपनी मर्जी से कभी भी युद्ध डिक्लेयर कर देता था। तो उन लोगों को क्या बहुत दिक्कत होती थी। तो राजा ने क्या कहा, मैंने कहा था ना ये सब अकेले वो लठैती नहीं होता, उसके साथ से एक सभा भी देते हैं। तो एक सभा थी इनके पास जिसका नाम था क्यूरिया रेजिस। क्या नाम था? क्यूरिया रेजिस। रेजिस मतलब होता किंग, क्यूरिया यानी जो उसको सलाह देगी। क्यूरिया रेजिस नाम की एक संस्था थी, कोई
5-10 लोग थे। तो ये क्यूरिया रेजिस बना दी थी इन्होंने करीब करीब 11वीं सेंचुरी के आसपास कि हाँ राजा को सलाह दो, लेकिन इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं थी कि ये जो सलाह देंगे वो बाध्यकारी हो कि राजा को वैसा ही वैसा करना है। राजा की मर्जी होती थी, वो करता था, लेकिन इनसे पूछ लेता था। तो एक दिन क्या हुआ, इंग्लैंड की हिस्ट्री की बात है, एक खास डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। अगर कोई भी चीज कभी किसी का बड़ा डॉक्यूमेंट साइन होता है ना, तो उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा कब बोलते हैं या कोई भी चीज मैग्ना कार्टा क्या होती है, तो पहले मैग्ना कार्टा समझते हैं कि इतिहास में मैग्ना कार्टा क्या रहा। दीदी शोर थोड़ा कम। आप देखो मैग्ना कार्टा क्या होता है। एक बार क्या था, ये इंग्लैंड का जो राजा था ना, कई को छोटी उम्र के भी तो राजा बन जाते हैं, तो उनमें क्या जरूरत से ज्यादा जोश होता है, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, अच्छा इसने आज मुझे गाली बक दी, चलो इसका देश उड़ा देते हैं, तो ऐसे ही फैसले लेते हैं। उसने कहा कि ऐसे युद्ध पे युद्ध कर रहा था, और युद्ध होगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा, पैसा तो जनता ही देगी युद्ध के लिए भी, तो धै टैक्स बढ़ाया जा रहा है, धै टैक्स बढ़ाया जा रहा है, धै टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो इन ये क्यूरिया रेजिस वाले 5-10 जने थे, इनको क्या आई कि ये राजा को सबक सिखाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, राजा जी को ले गए एक बंद कमरे में, राजा जी को बांध दिया रस्सी से, ऐसे रखी तलवार यूं नीचे, और एक पन्ना लिया और उस पर कहा साइन कर। इंग्लैंड की एक खासियत है, वहां कानून का राज रहा है, यानी कानून जो चीज बन गई ना उसको माना जाता है। कानून बनाता था राजा, राजा से साइन करवा लिया कि ये कानून है। उस कानून में पता क्या लिखा हुआ था कि कभी भी राजा इस क्यूरिया रेजिस की सलाह के बगैर टैक्स लागू नहीं करेगा जब तक ये क्यूरिया रेजिस नहीं कहेगी। तो क्या अब राजा अपनी मर्जी से युद्ध कर सकता था? तो क्या राजा की शक्तियों पर रोक का काम करता है एक संविधान? अब समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस, यानी कि एक राजा लिमिटेड ही शक्तियों की, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं कि राजा की जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड हैं, अनगिनत नहीं है कि उसकी मर्जी आए जो वो कर सकता है। तो उनको रोकने का काम कौन कर रहा है? संविधान या कानून भी अपने आप में वही कार्य कर रहे हैं कि जो भी सरकार है उसकी शक्तियों पर रोक लग रही है, उसकी शक्तियां असीमित ना होके सीमित शक्तियां हैं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस, यानी कि शक्तियां लिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? छोटी सी चीज का, लेकिन ये बहुत जरूरी है मैग्ना कार्टा। ऐसे ही धीरे धीरे इस क्यूरिया रेजिस ने और भी सिग्नेचर कराने लग गए। हालांकि देखो राजा का ना सर कटा ना खून बहा, चुपचाप से हो गया ये काम। ऐसे ही धमका धमका के इन्होंने अपने पास और शक्तियां ली कि भाई कोई और फैसला लिया जाए तो वो भी हमसे ही पूछ के ऐसे ही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक क्यूरिया रेजिस एक दिन पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में कन्वर्ट हो गई। फिर राजा रह गया नाम का कि राजा जी ठप्पा लगाओ बस जो हम कहें। क्या आज हमारे देश में भी ऐसी सरकार है? हमारा राष्ट्रपति सिर्फ ठप्पा लगाता है, बाकी सारी काम पार्लियामेंट करती है। क्या ऐसी सरकार है? हमने भी तो यही अपनाई है। तो ऐसी सरकार होने का क्या फायदा है कि कभी भी वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, हमेशा उसको लिमिटेड ही होना पड़ेगा, यानी उसकी शक्तियां हमेशा सीमित हैं। और शक्तियों को सीमित कौन कर रहा है? संविधान। और संविधान किस चीज के थ्रू? जैसे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक राज्य की या एक सरकार की शक्तियों पर रोक लगाती है। अब मोटा मोटा खाचा समझ में आया कि रूल्स लॉ से कैसे अलग है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है। ठीक है, अब एक बार थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, खुला।